तो अभी हम ये पढ़ रहे हैं डिपॉजिटरी रिसिट्स, एडीआर, जीडीआर, और उसमें भी अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आपको आना है डिपॉजिटरी रिसिट पे। तो मैं आपको बेसिक से स्टार्ट करता हूं, रुक जाओ। इस पे आ जाओ। ठीक है, 2 पेज आगे आ जाओ, डिपॉजिटरी रिसिट्स। कंसेप्ट से स्टार्ट करते हैं, फिर रेगुलेशन सब मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए, अब पहले हम डायग्राम पढ़ लेते हैं एज यूजुअल। पहले समझ लेते हैं पूरा फ्लो या प्रोसीजर क्या होता है। ठीक है, और जो ऑलरेडी मेरे से पढ़ चुके हैं एग्जीक्यूटिव में उनके लिए रिवीजन है। ठीक है, एडीआर, जीडीआर। ठीक है, 2 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। हम कहाँ हैं? बाय डिफॉल्ट हर वक्त हम इंडिया में ही रहेंगे। फिर अगर आप एडीआर पढ़ रहे हो तो कंट्री यहां पे क्या हो जाएगा? अमेरिका, यूएसए। और अगर जीडीआर है तो नॉन यूएस। ठीक है, कोई भी नॉन यूएस कंट्री अदर देन इंडिया एंड अदर देन अमेरिका। ठीक है, तो बस कंट्री का फर्क है, इंस्ट्रूमेंट ऑलमोस्ट सेम है, फीचर्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बस आपको कंट्री के हिसाब से मतलब इंस्ट्रूमेंट का नाम बदल जाता है। ठीक है, तो अगर आप अमेरिका यूएस से ले रहे हो तो एडीआर इंस्ट्रूमेंट का नाम आएगा, और अदर देन अमेरिका अगर आप ले रहे हो तो उसको जीडीआर कहा जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या होगा बोलो? स्ट्रक्चर पे ध्यान दो क्योंकि सारे टॉपिक फिर कनेक्टेड है। ठीक है, यहां पे हम कंपनी है, इंडिया की एक कंपनी होगी। ठीक है, वो फॉरेन से डिपॉजिटरी रिसीट इशू करना चाहती है। ठीक है, ध्यान दो, तो यहां आप डिपॉजिटरी पकड़ोगे। ठीक है, सबसे पहली बात कि डिपॉजिटरी रिसीट का नाम डिपॉजिटरी रिसीट क्यों है? अमेरिका और ग्लोबल तो मैंने बता दिया वर्ड्स कहां से आए हैं। अरे पर डिपॉजिटरी रिसीट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक रिसीट है। रिसीट, एक्नॉलेजमेंट। आप पैसे देते हो, रिसीट मिलती है। कोई भी चीज आप लेते देते हो, रिसीट बनती है। वैसे ये भी एक रिसीट है जो एक डिपॉजिटरी इशू कर रहा है। तो पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि ये एक रिसीट है जो एक डिपॉजिटरी इशू कर रहा है। ठीक है, तो इसका नाम दिया जाता है ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक। ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक। ठीक है, तो फॉरेन में आपको कोई पकड़ना पड़ेगा, ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक, वहां के कंट्री का कोई डिपॉजिटरी बैंक पकड़ना पड़ेगा जो डिपॉजिटरी भी है, बैंक भी है। ठीक है, तो ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक के साथ आप एक पहले एग्रीमेंट करोगे। ठीक है, अब आप फंड रेजिंग कर रहे हो, ऑब्वियसली इंडिया में भी आपको कोई मर्चेंट बैंकर पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे भी कोई मर्चेंट बैंकर होगा जो आपको फंड रेजिंग में मदद करेगा, सारे कॉम्प्लायंसेस करेगा, परमिशंस लेके देगा, सब कुछ करेगा। ठीक है, तो बाहर का ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक से आपको एक एग्रीमेंट करना है। ठीक है, एग्रीमेंट क्या करना है कि आपको ये कंपनी, इंडिया की कंपनी के बिहाफ पे रिसीट इशू करनी है। काई की रिसीट है? इक्विटी की रिसीट है। ठीक है, अब रिसीट का मतलब क्या है कि भाई हमने ये जो इक्विटी है, ये जो शेयर्स हैं, ये हम हमारे इंडिया के डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक को देने वाले फॉर सेफ कस्टडी। ठीक है, ध्यान दो। अब एक तीसरा प्लेयर आएगा, डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो तरीका है ये नॉर्मल तरीका नहीं है। नॉर्मली अगर आपको डायरेक्टली इक्विटी इशू करके करना है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आपको उस कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज पे अपने इक्विटी लिस्ट करना है। देखो, 2 अलग अलग चीजें हैं। पहले आपको एक कंसेप्ट क्लियर करना है कि ये सब झमेला कर क्यों रहे। डायरेक्ट जाके इक्विटी रेस करके वहां लिस्ट करा सकते हैं ना, जो सबसे प्रीडोमिनेंट मेन तरीका है। प्रॉब्लम उसमें यह है कि इक्विटी नाम लिया आपने कि आपके रेगुलेशंस बहुत टफ होते हैं। इक्विटी बोला मतलब आपके रेगुलेशंस काफी टफ होते हैं। ये एक ऑल्टरनेटिव रूट या बेवकूफ बनाने वाला रूट है कि आप बोल रहे हो रिसीट, हम तो डिपॉजिटरी रिसीट इशू कर रहे हैं। अरे पर आपको भी पता है कि रिसीट का जो अंडरलाइन सिक्योरिटी है वो तो इक्विटी है। अरे पर रेगुलेशंस अलग अलग हैं। जब मैं इक्विटी नाम बोल के लिस्ट कराता हूं तो आप कॉम्प्लायंसेस बहुत ज्यादा बोलते हो, और फिर मुझे लगता है नहीं यार ऐसे तो मैं फंड रेज नहीं करूंगा, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया, बहुत ज्यादा मेरा कॉम्प्लायंस कॉस्ट बैठेगा, फिर क्या फायदा इंडिया से रेज कर लेना। पर अगर मैं डिपॉजिटरी रिसीट नाम बोल के कर रहा हूं तो आप स्ट्रिक्ट रेगुलेशन अप्लाई नहीं कर रहे हो, काफी रिलैक्स नॉर्म्स ले रहे हो, उसमें मेरा खर्चा कम आता है, मेरा कॉम्प्लायंस बर्डन कम हो जाता है। तो ये एक ऑल्टरनेट या एक
जुगाड़ वाला तरीका है, ठीक है, ये आपको समझना है, जुगाड़ वाला तरीका है, इसलिए इतना सारा ये तामझाम किया जा रहा है, ठीक है, इट्स नॉट अ नॉर्मल रूट। तो हम क्या कर रहे हैं, हमको ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं इनके जेब से पैसा चाहिए, ठीक है, हमको ये फॉरेन इन्वेस्टर्स के जेब से पैसा चाहिए। अगर आप डायरेक्ट जाओगे तो क्या होगा, इक्विटी इशू करना पड़ेगा और फिर वही आरबीआई के भी गाइडलाइंस अप्लाई हो जाएंगे, फिर आपको वहां के स्टॉक एक्सचेंज में इक्विटी भी लिस्ट करना पड़ेगा, फिर वो पूरा कॉम्प्लायंस बर्डन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये आप नहीं कर सकते, ये आप नहीं कर सकते, आप डायरेक्ट नहीं ले सकते और इक्विटी बोल के नहीं कर सकते। तो आपने क्या बोला कि मैं शेयर्स इशू करके कस्टोडियन को देता हूं, ठीक है, और मैं एग्रीमेंट करूंगा फॉरेन के ओवरसीज के डिपॉजिटरी से कि भाई आप हमारे बिहाफ पे रिसीट इशू करो। काई की रिसीट की इक्विटी आपके पास है। मैं क्या एक्नॉलेज कर रहा हूं, ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक क्या एक्नॉलेज कर रहा है रिसीट से कि रिसीट के अंडरलाइंग शेयर्स मेरे पास है। अब मैं शेयर्स उसको वहां नहीं भेज सकता, भले आज डीमैट है, एक्चुअली तो डिपॉजिटरी और कस्टोडियन में कुछ खास फर्क रहा नहीं है। आफ्टर डीमटेरियलाइजेशन डिपॉजिटरी और कस्टोडियन का रोल ऑलमोस्ट सिमिलर हो गया है, क्योंकि फिजिकल शेयर्स तो होते नहीं है, सब डिपॉजिटरी के पास ही कस्टडी होती है, ठीक है। तो जैसा है अपन वैसा कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, शेयर्स इशू कर रहा हूं, पर वो शेयर्स में डिपॉजिटरी को नहीं दे सकता क्योंकि वो फॉरेन कंट्री में, तो मैं अपने कंट्री के एक कस्टोडियन बैंक को वो दे दूंगा और वो कस्टोडियन का बैंक डायरेक्टली एग्रीमेंट करेगा डिपॉजिटरी के साथ, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में डायरेक्ट एग्रीमेंट होता है, कस्टोडियन और फॉरेन डिपॉजिटरी के बीच में डायरेक्ट एग्रीमेंट होता है कि आपके बिहाफ पे मैं आपके ये शेयर्स होल्ड कर रहा हूं, ठीक है। शेयर्स आपको पता ही होगा, जब भी डीमैट फॉर्म में इशू होते हैं वो किसके नाम पे होते हैं, डिपॉजिटरी के नाम पे ही होते हैं। मतलब शेयर्स जो हैं उसका जो शेयर्स इशूड इन द नेम ऑफ ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक, ठीक है। रजिस्टर ऑफ मेंबर में किसका नाम लिखेंगे अपन, डिपॉजिटरी का ही नाम लिखेंगे, डिपॉजिटरी के ही शेयर्स हैं, पर उसका जो कस्टडी है, जो पोजेशन है, वो है, पोजेशन किसको देंगे, हम अपने कंट्री के कस्टोडियन को देंगे, ठीक है। और इनके बीच में कस्टडी या कस्टोडियन एग्रीमेंट होगा डिपॉजिटरी और कस्टोडियन में, कि एक्नॉलेजमेंट होगा कि हाँ मेरे पास आपके शेयर्स हैं और बिंदास आप वहां डिपॉजिटरी रिसीट इसके बिहाफ पे इशू कर सकते हो। आप जैसा बोलोगे मैं तब तक इसको होल्ड करूंगा और जैसा आप आगे भी कहोगे उसको मैं आगे आपके हिसाब से करूंगा। मतलब ओवरसीज जो डिपॉजिटरी है उसका ये एजेंट बन जाएगा, कस्टोडियन क्या बन जाएगा, एजेंट बन जाएगा, और जैसे डिपॉजिटरी उसको बताएगा वैसे वैसे वो करते जाएगा, ठीक है। और फिर जैसे ही एक्नॉलेजमेंट हो गया, इनके बीच में एग्रीमेंट हो गया, तो अब क्या होगा, ये डिपॉजिटरी फॉरेन इन्वेस्टर्स को डिपॉजिटरी रिसीट्स इशू कर देगी और ये फॉरेन इन्वेस्टर डिपॉजिटरी बैंक को पैसा दे देंगे, ठीक है, फंड्स दे देंगे। तो एक्चुअली देखो अब क्या हो रहा है, अब डिपॉजिटरी रिसीट्स इशू हो रही, कंपनी रिसीट इशू नहीं कर रही है, फॉरेन जो ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक है वो इशू करती है वहां के इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, और ये फंड्स जो इनको मिले फिर ये फंड्स एज पर आरबीआई गाइडलाइंस कंपनी को ट्रांसफर किए जाते हैं, ठीक है, फंड्स को रेमिट किया जाता है। हो गया काम, बरोबर, कंपनी को पैसे मिल गए, इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटी मिल गई, डिपॉजिटरी को एक अश्योरेंस मिल गया कि मैंने जिसकी रिसीट इशू की है उस सिक्योरिटीज का कंट्रोल मेरे पास है और बाकायदा उसका नाम भी रजिस्टर ऑफ कंपनी में मेरा नाम है, आ रहा है ख्याल में। और कस्टोडियन बस एक एजेंट है, वो होल्ड कर रहा है, वैसे नॉर्मली वो होल्ड ही करता है, उसका काम ही वही है, इन्वेस्टर के ब्याज पे करे या फॉरेन के डिपॉजिटरी के लिए करे, उसका काम ही कस्टडी का है काम, तो वो बस एज अ एजेंट इसमें सर्विस दे रहा है, ठीक है। तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है एडीआर जीडीआर में, ठीक है। तो ये फ्लो चलते रहता है। अब इसमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं, इसका डॉक्यूमेंटेशन होता है कि सबसे पहली बात है कि क्या ये रिसीट को वापस शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब फंजिबिलिटी क्या है, तो एक कंसेप्ट आता है फंजिबिलिटी। अब एक एक मैं पढ़ाते जाता हूं, ठीक है, इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि जो जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूं एक एक जो निटिग्रिटी है उससे रिलेटेड हर चीज आपके नोट्स में दी हुई है, तो मैं पढ़ाते जाता हूं तो आपको डायग्राम के माध्यम से अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहली बात मैंने क्या बताई कि इन्वेस्टर के हाथ में हमने क्या दिया, डिपॉजिटरी रिसीट। अब वो जब भी चाहे इस डिपॉजिटरी रिसीट को वापस इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकता है। क्या कन्वर्ट करेगा तो क्या होगा, डिपॉजिटरी का नाम हटा के डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टर का नाम आ जाएगा,
डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टर का नाम आ जाएगा। ठीक है, ये एक पहला इफेक्ट कि नाम बदल जाएगा, कंपनी के रिकॉर्ड्स में नाम बदल जाएगा। अब डिपॉजिटरी उस शेयर्स के लिए मेरा होल्डर नहीं है, अल्टीमेट जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो उसका नाम आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहला हो गया। और फिर वापस अगर शेयर्स में कन्वर्ट होने के बाद अगर उसका वापस मूड हो गया कि नहीं मेरे को शेयर्स नहीं चाहिए, मेरे को फिर से रिसीट चाहिए, मतलब किसका मार्केट लिक्विड है वो मेन है कि अगर शेयर्स मैंने ले लिए, अरे पर मेरे कंट्री में मेरे स्टॉक एक्सचेंज में वो लिस्टेड है ही नहीं, तो मैं बेचूंगा किसको? मेरे यहां डिपॉजिटरी रिसीट लिस्टेड है। ठीक है, ध्यान देना है, जैसे ही आपने फंड्स रेज किए ये जो रिसीट्स हैं ये यहां के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराई जाती हैं। लिस्ट द डिपॉजिटरी रिसीट्स। तो लिस्टिंग से कोई आपको मुक्ति नहीं मिल रही, इंस्ट्रूमेंट का नाम बस डिपॉजिटरी रिसीट है जिसके नॉर्म्स थोड़े इजी हैं एज कंपेयर टू इक्विटी। ठीक है, तो ऐसा है। तो मेरे यहां रिसीट लिस्टेड है तो मैं नॉर्मली रिसीट ही होल्ड करता हूं, या वोटिंग पावर के लिए माइट भी मैं क्या करूं, मैं खुद इक्विटी शेयर होल्ड करूं। पर इक्विटी शेयर मुझे बेचना है तो मैं अपनी कंट्री में अमेरिका में नहीं बेच पाऊंगा, मुझे इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में जाके एज अ फॉरेन इन्वेस्टर वहां पे जाके बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो वो इन्वेस्टर सोचेगा उसको क्या होल्ड करना है, तो वो डिपॉजिट रिसीट को वापस यहां मैं भी लिख के दे रहा हूं कि इसको रिसीट मिलेगा, वो उसको इक्विटी में भी कन्वर्ट कर सकता है और वापस इक्विटी को रिसीट में भी कन्वर्ट कर सकता है। इसी को कहते हैं टू वे फंजिबिलिटी। टू वे फंजिबिलिटी, फंजिबिलिटी मतलब कन्वर्टिबिलिटी, एक्सचेंजेबिलिटी, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, एग्जीक्यूटिव में था। तो टू वे कि डीआर को इक्विटी भी बना सकते हैं, ईआर को वापस इक्विटी को वापस डीआर भी बना सकते हैं। तो फंजिबिलिटी विच इज ऑफर्ड इन दिस इंस्ट्रूमेंट इज टू वे फंजिबिलिटी। तो आगे आ जाओ, थोड़ा सा आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, तकलीफ करो मेरे लिए। ठीक है, ये है टू वे फंजिबिलिटी, आ जाओ उस पर। ठीक है, शॉर्ट नोट आ सकता है टू वे फंजिबिलिटी। अ लिमिटेड टू वे फंजिबिलिटी स्कीम हैज बीन पुट इनटू प्लेस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर एडीआर जीडीआर। ठीक है, स्कीम है कि आप टू वे फंजिबिलिटी कर सकते हो। अंडर दिस स्कीम a stock broker in India registered with SEBI can purchase shares of an Indian company from the market for conversion into ADR GDR। अभी इन्वेस्टर के एंगल से नहीं, इंडिया के एंगल से बताया कि इंडिया का जो नॉर्मल इक्विटी है वो भी कोई डिपॉजिट रिसीट में कन्वर्ट कर सकता है, और जो ऑलरेडी रिसीट फॉरेन इन्वेस्टर के पास है वो भी इक्विटी में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, तो मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है कि ये वाला जो इन्वेस्टर है यही सिर्फ इक्विटी को कन्वर्ट कर सकता है। अरे इंडिया में भी किसी के पास इक्विटी है वो भी रिसीट में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, ध्यान दो, तो कंट्री का दायरा भूल जाओ। इंडिया में है इक्विटी वो भी डीआर में कन्वर्ट हो सकता है, फॉरेन में अगर डीआर है तो वो भी इक्विटी में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, लोकेशन का कोई रेलेवेंस नहीं है। तो इंडिया में भी कोई ब्रोकर शेयर्स परचेस करके उसको रिसीट में कन्वर्ट कर सकता है बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन रिसीव फ्रॉम ओवरसीज इन्वेस्टर। Reissuance of ADR GDR would be permitted to extent ADR GDR has been redeemed into underlying shares and sold in Indian market। तो ये छोड़ दो, ये नहीं समझेगा। अब ध्यान दो, फंजिबिलिटी का एक्चुअल मतलब क्या है, वन वे फंजिबिलिटी क्या है। वन वे फंजिबिलिटी डायरेक्ट इंडिया में टू वे नहीं आया, पहले वन वे था, पर वन वे से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होती नहीं है कि भाई वन वे का मतलब क्या है कि चलो रिसीट को मैं इक्विटी में कन्वर्ट करने दे दूं, तो सॉल्यूशन हो गया कि भाई आप इक्विटी आगे चल के ट्रेड करो। पर मैंने आपको बताया कि फॉरेन में आपकी इक्विटी लिस्टेड नहीं है, लिस्टेड इक्विटी कहाँ है, इंडिया में, तो फिर आपको फिर इंडिया में ट्रेडिंग करना पड़ेगा। पर अगर आप आपके कंट्री में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो इक्विटी तो लिस्टेड ही नहीं है ना, आपके कंट्री में क्या लिस्ट करवाया, रिसीट लिस्ट करवाया। तो भाई जिनको बेचना था वो इक्विटी बेच नहीं पा रहे थे, फिर फंस गए, तो फिर उनको वापस रिसीट में कन्वर्ट करना था ताकि वो रिसीट मार्केट में जाके फिर बेच पाए। तो इसीलिए टू वे फंजिबिलिटी लाई गई। तो वन वे फंजिबिलिटी क्या होती है द इन्वेस्टर्स कुड कैंसिल, ठीक है ध्यान दो, कैट कैंसिल देयर रिसीट्स, डिपॉजिट रिसीट्स एंड रिकवर द प्रोसीड्स बाय सेलिंग द अंडरलाइंग शेयर्स इन द इंडियन मार्केट। इक्विटी कन्वर्ट करके इक्विटी बेचना है तो फिर इंडियन मार्केट में बेचना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी कंट्री में लिस्टेड नहीं है, वो इंडिया में लिस्टेड है। पर हर कोई इन्वेस्टर ऐसा नहीं कर पाएगा। तो डिपॉजिट रिसीट वंस रिडीम्ड कुड नॉट बी रिकन्वर्टेड इनटू शेयर्स, इसीलिए नाम है वन वे। तो सोच समझ के भाई आप कन्वर्ट कराओ। बट इंडिया में आज टू वे है, वन वे स्टार्टिंग में था, तो वही प्रॉब्लम थी कि वन वे था वो। अगर आप शेयर्स में गए फिर शेयर्स आपको इंडिया में जाके बेचने पड़ेंगे, अपनी अमेरिका में आप यूएस में नहीं बेच पाओगे, यूएस में क्योंकि रिसीट लिस्टेड है, शेयर्स लिस्टेड नहीं है।
तो ये प्रॉब्लम था, इसीलिए फिर टू वे लाया। तो ये प्रॉब्लम की वजह से ही टू वे लाया। इट मीन्स दैट शेयर्स सो रिलीज्ड कैन बी रिकन्वर्टेड, ऊपर कोई कंटिन्यू किया है कि वन वे मतलब आपने पहले रिसीट को शेयर्स में कन्वर्ट किया, अब यही शेयर्स को आप वापस डिपॉजिट रिसीट में कन्वर्ट कर सकते हो। इट मीन्स शेयर्स सो रिलीज्ड can be reconverted by the company into DR for purchase by overseas investor. It implies that reissuance of DR would be permitted to the extent DRs have been redeemed and underlying shares are sold in the domestic market. ठीक है, तो ये टू वे अलाउ किया गया, टू वे अलाउ किया गया, क्योंकि अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो, कन्वर्ट का जो ट्रांजैक्शन है वो किसके साथ हो रहा है, डायरेक्ट कंपनी के साथ। अगर मैं डीआर को शेयर्स में कन्वर्ट कर रहा हूं, मैं किसको अप्लाई कर रहा हूं, मैं कंपनी को कर रहा हूं। डायरेक्ट मैं सरेंडर करूंगा रिसीट्स और डायरेक्ट कंपनी मेरे को नए शेयर इशू करेंगी। अब फिर डिपॉजिटरी इशू नहीं करेगा, डिपॉजिटरी सिर्फ रिसीट इशू कर सकता है, वो शेयर इशू नहीं कर सकता। ये बात आपको समझनी है कि जो भी आप ये कन्वर्जन फंजिबिलिटी कर रहे हो दैट इज विद द कंपनी, तो कंपनी आपको नए शेयर इशू करेगी, तो इसलिए उस तरह से लैंग्वेज दी हुई है। और फिर है स्पॉन्सर, इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट बाय इंडियन शेयर होल्डर ऑफ देयर होल्डिंग इन द ओवरसीज मार्केट। अभी आप पढ़ोगे दो टाइप के इशू होते हैं, स्पॉन्सर्ड एडीआर जीडीआर या अनस्पॉन्सर्ड एडीआर जीडीआर। स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है, जैसे आप इंडिया में पढ़ते हो ऑफर फॉर सेल, नया इशू जब भी होता है तो आप नए शेयर भी इशू कर सकते हो, या किसी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को या प्रमोटर को बाहर निकलना होता है तो आप ऑफर फॉर सेल के थ्रू उसको एग्जिट देते हो। तो वैसा ही है कि नए जो डिपॉजिट रिसीट आप इशू कर रहे हो वो एग्जिस्टिंग इक्विटी के अगेंस्ट भी हो सकता है। मतलब ये जो है, ये जो कंपनी को पोजीशन देनी है, ये कंपनी के पास शेयर्स कहां से है, तो इसमें दो ऑप्शन है, या तो आप न्यू इशू करके दे दो, या तो आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जिनको एग्जिट लेना है उनसे भी लेके दे सकते हो। आ रहा है ख्याल में? तो ऐसे दो टाइप्स होते हैं, ये होता है स्पॉन्सर्ड मतलब किसी और के हैं, और ये होता है अनस्पॉन्सर्ड यानी नॉर्मल, कोई नाम नहीं है। स्पॉन्सर्ड मतलब कि भाई किसी और के आप दे रहे हो, कंपनी मतलब फंड रेज नहीं कर रही, किसी और के शेयर्स हैं तो पैसा भी वही रखेगा, ये बात ध्यान रखनी है। अगर मैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के शेयर्स दे रहा हूं तो पैसा जो इन्वेस्टर से आएगा वो भी इसी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मिलेगा। मतलब ये मैं इशू कर ही क्यों रहा हूं, ताकि मैं उनको एग्जिट दे पाऊं। मेरी फंड रेजिंग नहीं हो रही है, मेरी फंड रेजिंग कब होती है, जब मैं नए शेयर देता हूं, तब पैसा मैं रखूंगा क्योंकि मैं शेयर्स दे रहा हूं। आ रहा है कुछ समझ में? तो यहां मैं लिख रहा हूं, ये एक्चुअली फंड रेजिंग है, ये एक्चुअली फंड रेजिंग है कंपनी के लिए। और इसमें क्या होगा, फंड्स गिवन टू शेयर होल्डर, शेयर होल्डर को ही आप दोगे, कंपनी को कुछ नहीं मिलता इसमें, कंपनी से फैसिलिटेट कर रही है। चलिए दिख रहा है सब? चलो अब मैं वही कनेक्ट करता हूं, चलो आगे बढ़ो। तो अभी आपने समझा, पहले ये समझा, टू वे फंजिबिलिटी समझी, ठीक है, टू वे फंजिबिलिटी ये हो गया, ये वन, ये टू। वन मतलब रिसीट से इक्विटी वापस नहीं मिलेगा तो उसको बोलेंगे वन वे फंजिबिलिटी। फिर अगर आप इक्विटी को फिर से रिसीट में कन्वर्ट करने का मौका देते हो तो उसको कहते हैं टू वे फंजिबिलिटी। ठीक है, सिंपल। तो ये एक हो गया। चलिए अब जो मैं बता रहा था कि ये स्पॉन्सर्ड अनस्पॉन्सर्ड क्या है, तो ऊपर आ जाओ। ठीक है, चार्ट के फ्लो में पढ़ते हैं, आपको अच्छे से हर एस्पेक्ट समझ में आएगा। तो मैंने जो स्टार्टिंग, हाँ ये ऊपर की ना, ये इस पे आ जाओ, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको पेज बताया उस पे आ जाओ। ठीक है, पॉज करके पहले ढूंढो पेज, फिर स्टार्ट करो। चलिए करें स्टार्ट। चलो तो थोड़ा इंट्रो पढ़ लेते हैं, फिर वो टाइप्स आ जाएंगे। अ डिपॉजिटरी रिसीट इज अ नेगोशिएबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, नेगोशिएबल है, ट्रांसफरेबल है, इशूड बाय अ कंपनी इन अ फॉरेन जुरिस्डिक्शन। ठीक है, मैं ऑथराइज कर रहा हूं फॉरेन डिपॉजिटरी को। ठीक है, फंड्स में रेज कर रहा हूं ना, इसलिए लिखा है इशूड बाय कंपनी, पर एक्चुअली वो इशू कौन करता है, फॉरेन ओवरसीज डिपॉजिटरीज बैंक, ODB। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म्स यूज करूंगा मैं। दे रिप्रेजेंट सर्टन सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा
डीआर इज एन इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म फॉर रेजिंग फंड्स बाय tapping the foreign investor who otherwise may not be able to participate in the domestic market. In India, any company whether listed or unlisted, ठीक है, एक सवाल का जवाब मिल गया. इंडिया में आप लिस्टेड हो कि नहीं, गाइडलाइंस के हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ता. कोई ऐसा मैंडेट नहीं है कि इंडिया के सिर्फ लिस्टेड एंटिटी ही बाहर जाके फंड्स रेज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. तो वेदर लिस्टेड और अनलिस्टेड आर केपेबल ऑफ इशूइंग डिपॉजिटरी रिसीट्स. स्पेलिंग करेक्ट कर लो. द इशू ऑफ डिपॉजिटरी डीआर इज रेगुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, MOF, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड बाय डिपॉजिटरी रिसीट स्कीम 2014 जो सेबी की है. और फिर कंपनीज एक्ट में भी इशू ऑफ GDR रूल्स हैं 2014. तो ऐसे 3 अलग अलग रेगुलेटर्स के लॉ हैं. ठीक है. डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन इन विच DR आर इशूड दे आर कॉल्ड एज ADR और GDR. US में जाके इशू कर रहे हो तो नॉर्मली ADR बोलते हैं, और US के बाहर कहीं से रेज करते हो तो उसको नॉर्मली GDR कहते हैं. ठीक है. अब ध्यान दो, अब है स्पॉन्सर्ड अनस्पॉन्सर्ड. ठीक है, ध्यान दो. स्पॉन्सर्ड, अ स्पॉन्सर्ड इशू ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट इज बेस्ड ऑन अ स्टॉक एग्रीमेंट बिटवीन फॉरेन डिपॉजिटरी एंड इशूअर ऑफ सिक्योरिटी फॉर द क्रिएशन ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट्स. ठीक है, ये जो एग्रीमेंट है ना, ये इसको, ये जो मेन एग्रीमेंट है, ठीक है, इसको अपन पढ़ेंगे, डिपॉजिटरी एग्रीमेंट कहते हैं, और ये की एग्रीमेंट है. ठीक है, ध्यान दो, 3 अलग अलग एग्रीमेंट्स हैं. इनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है. कंपनी और कस्टोडियन के बीच में डायरेक्टली कोई एग्रीमेंट नहीं है. उसका डायरेक्ट कनेक्शन डिपॉजिटरी के साथ होता है. कंपनी को सिर्फ हैंडओवर करना है, कोई एग्रीमेंट नहीं. कंपनी को सिर्फ हैंडओवर करना है, उसके अलावा कस्टोडियन से उसका कोई लेना देना नहीं होता है. ठीक है, उसका एग्रीमेंट एक्चुअली उसके मर्चेंट बैंकर के साथ होता है जिनसे वो डील कर रहा है. ठीक है, तो वो दिया है. स्पॉन्सर्ड डिपॉजिटरी रिसीट कैन बी, ठीक है, पहला है कैपिटल रेजिंग. ध्यान दो, क्या है, इंडियन इशूअर डिपॉजिट्स, इंडियन इशूअर यानी कंपनी डिपॉजिट द फ्रेशली इशूड सिक्योरिटी विद द डोमेस्टिक कस्टोडियन. तभी तो कैपिटल रेजिंग होगा. मैंने आपको पहले ही बताया, अगर मैं नए सिक्योरिटीज दूंगा तभी पैसे मैं रखूंगा ना, तभी मेरी फंड रेजिंग होगी, तभी मेरा कैपिटल रेजिंग होगा. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ सच डिपॉजिट फॉरेन डिपॉजिटरी देन क्रिएट्स और इशूज डिपॉजिटरी रिसीट्स. क्योंकि मैं जमा कर रहा हूं, कस्टोडियन कंफर्मेशन देगा डिपॉजिटरी को कि भैया आपके शेयर्स मेरे पास आ चुके हैं, मेरी कस्टडी में आ चुके हैं, अब आप वहां रिसीट इशू कर सकते हो अब्रॉड फॉर सेल टू द ग्लोबल इन्वेस्टर. दिस कंस्टिट्यूट्स अ कैपिटल रेजिंग एक्सरसाइज एज द प्रोसीड्स ऑफ सेल ऑफ डिपॉजिटरीज गो टू द इंडियन इशूअर, क्योंकि वो डिपॉजिट करा रही नए न्यू इशू करके. ठीक है. फिर है नॉन कैपिटल रेजिंग, मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से अगर आप दे रहे हो. ध्यान दो, पूरा मैं रिवाइज करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली कैसे इसको समझना है. ठीक है. अगर कंपनी अपने शेयर दे रही है तो भी वो स्पॉन्सर्ड ही होंगे. ध्यान दो, तो भी वो स्पॉन्सर्ड ही होंगे, और अगर एग्जिस्टिंग से लेके दे रही है तो भी स्पॉन्सर्ड होंगे. एक आएगा कैपिटल रेजिंग, एक आएगा नॉन कैपिटल रेजिंग. फिर सर अनस्पॉन्सर्ड का मतलब क्या होगा, तो वो आएगा नीचे, मैं आपको समझाता हूं. ठीक है. ध्यान दो, नॉन कैपिटल रेजिंग. इन अ नॉन कैपिटल रेजिंग किसके एंगल से हम कैपिटल एंड नॉन कैपिटल रेजिंग देख रहे हैं, इशूअर के एंगल से. ठीक है. हम कौन है, इशूअर. तो इशूअर के लिए कैपिटल रेजिंग कब होगा, जब वो नए शेयर इशू करके कस्टोडियन को दे रहा है, और नॉन कैपिटल कब होगा, जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लेके देगा. तो पैसे भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर रखेंगे, उसको पैसे मिलेंगे नहीं, तो इशूअर के लिए वो क्या हो जाएगा, नॉन कैपिटल रेजिंग. ठीक है. तो ये मतलब समझने के लिए मैं बोल रहा हूं, ऑफर फॉर सेल लिख के रखो, ऑफर फॉर सेल लिख के रखो. इंडिया में भी तो होता ही है ना, अपन नॉर्मल एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए अलग से अपन करते ही हैं, तो ऑफर फॉर सेल से कंपेयर करके आप याद रख सकते हो कि ये क्या होता है. ठीक है. इन अ नॉन कैपिटल रेजिंग इशू नो फ्रेश अंडरलाइंग सिक्योरिटी आर इशूड. कंपनी नए शेयर इशू करती नहीं है तो भाई देगी कैसे, तो दिया है रादर इशूअर गेट्स होल्डर्स ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज टू डिपॉजिट दीज सिक्योरिटीज विद द डोमेस्टिक कस्टोडियन. तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जिनको जिनको एग्जिट लेना होगा वो सब कंपनी के थ्रू रहे हैं. ध्यान देना, दे भले कोई और रहा है, लेकिन ये सब करवा कौन रहा है, कंपनी करवा रही है, इसीलिए नाम आता है स्पॉन्सर.
कि कंपनी के थ्रू हो रहा है, कंपनी का नाम है उसमें, so that depository receipt can be issued abroad by the foreign depository. This is not a capital raising exercise by the foreign Indian issuer, as proceeds from the sale go to the holders of the underlying security. ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? ये दो पॉइंट्स क्लियर है कि अगर कंपनी फ्रेश इशू करके देगी तो पैसा भी खुद रखेगी, अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स जमा करा रहे हैं डोमेस्टिक कस्टोडियन के पास, तो अल्टीमेटली फॉरेन इन्वेस्टर से जो पैसा आएगा वो भी उन्हीं होल्डर्स के अकाउंट में जाएगा, कंपनी उसको नहीं रख सकती। ठीक है, सिंपल है। अब है सर अनस्पॉन्सर्ड का मतलब फिर क्या होगा? ठीक है, स्पॉन्सर्ड में आपको समझ में आ गया, दो था, कैपिटल रेजिंग, नॉन कैपिटल रेजिंग। अब अनस्पॉन्सर्ड का मतलब क्या होगा? वेयर देयर इज नो स्टॉक एग्रीमेंट, कोई स्टॉक एग्रीमेंट नहीं। ठीक है, ऊपर स्पॉन्सर्ड में क्या पड़ा था कि एक स्टॉक एग्रीमेंट है, किसके बीच में? देखो ऊपर आया था, ध्यान दो, बेस्ड ऑन अ स्टॉक एग्रीमेंट बिटवीन फॉरेन डिपॉजिटरी एंड द इशुअर ऑफ सिक्योरिटी। तो अगर इशुअर और फॉरेन डिपॉजिटरी के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है और उसके दौरान ये सब हो रहा है, तो फिर वो स्पॉन्सर्ड होगा, क्योंकि उसमें कंपनी और उसके बीच में एग्रीमेंट है। और ये अगर ये बिना एग्रीमेंट के हो रहा है, बिना एग्रीमेंट कैसे होगा वही हमको पढ़ना है। ध्यान दो, व्हेन देयर इज नो स्टॉक एग्रीमेंट बिटवीन द फॉरेन डिपॉजिटरी एंड द इंडियन इशुअर, एनी पर्सन विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इशुअर, ध्यान दो, जिसमें इशुअर का कोई लेना देना नहीं है, इशुअर का कोई एग्रीमेंट नहीं है, कंपनी का नाम मतलब आ ही नहीं रहा है। ठीक है, एनी पर्सन मे डिपॉजिट द सिक्योरिटी विद अ डोमेस्टिक कस्टोडियन इन इंडिया। ध्यान दो, अगर कंपनी के थ्रू ये पूरा करवा रहे हो तो ऑफर फॉर सेल, जैसे मैंने बताया, तो उसको आप स्पॉन्सर्ड कहोगे। अगर कंपनी के बिना नॉर्मली सपोज अभी इशू नहीं हो रहा है, इशू हो चुका है, सब हो गया है, रिसीट भी वहां इशू हो चुकी है, उसके बाद की बात की जा रही कि उसके बाद अगर किसी को अपने शेयर कस्टोडियन के पास जमा करने हैं और वो चाहता है कि डिपॉजिटरी उसके लिए रिसीट इशू करे, ऐसा भी हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या? कि कंपनी के थ्रू भी हो सकता है, जब कंपनी करवा रही है, अरे कंपनी का सब हो गया, निपट गया, उसके बाद अगर किसी इन्वेस्टर को शेयर्स कस्टोडियन के पास देके अगर वो चाहता है कि भाई रिसीट इशू की जाए, फंजिबिलिटी का ही पार्ट है ना, मना कैसे करोगे? टू वे फंजिबिलिटी बोला ना, मतलब कभी भी कोई भी इंडियन इन्वेस्टर अपने शेयर्स कस्टोडियन को देके डिपॉजिटरी से रिसीट ले सकता है और डिपॉजिटरी मना नहीं कर सकती। आ रहा है कुछ समझ में? पर ये अभी कंपनी के थ्रू नहीं हो रहा, वो डायरेक्ट कर रहे हैं। तो इन्वेस्टर्स अगर डायरेक्टली कस्टोडियन को अप्रोच कर रहे हैं और अपने शेयर सरेंडर कर रहे हैं, एंड ऑन दैट बेसिस दे वांट द ओवरसीज डिपॉजिटरीज बैंक टू इशू रिसीट टू देम, तो देन इट विल बी कॉल्ड एज अनस्पॉन्सर्ड एडीआर जीडीआर। आ रहा है कुछ समझ में? आई होप क्लियर है। ठीक है, तो ध्यान दो, एनी पर्सन विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द इशुअर मे डिपॉजिट विद द domestic custodian in India. A foreign depository then issues depository receipt abroad to the back of the such deposited underlying securities. ठीक है, तो तब उसको कहेंगे, तो शेयर्स यहां जमा हो रहे हैं, रिसीट फॉरेन में इशू हो रही है, वो वहां आपको दी जाएंगी। ठीक है, अब वो कैसे लेगा वो प्रोसीजर का मैटर है, वो कलेक्ट कैसे करेगा, कि वहां पे भी उसका कोई डीमैट अकाउंट है या वो सब इन्वेस्टर जिसको ये करवाना है वो सोचेगा कैसे करेगा, लेकिन हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, द प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ, अब ध्यान दो, अब जब ये ऐसा हो रहा है, अब ये तो खैर एक्चुअली देखा जाए तो कन्वर्जन हो रहा है कि आप शेयर सरेंडर कर रहे हो और आपको रिसीट वहां इशू की जा रही है। ठीक है, प्रोसीड्स, अच्छा ध्यान दो, नहीं ये थोड़ा हल्का सा अलग है, ध्यान दो क्या लिखा है, इशू किसको हो रहा है, रिसीट किसको हैंडओवर की जा रही है वो ध्यान दो। सरेंडर कौन कर रहा है? इंडिया को कोई इन्वेस्टर सरेंडर कर रहा है। अब वो क्यों सरेंडर कर रहा है? उसको रिसीट नहीं चाहिए। ध्यान दो, अब मैं थोड़ा और डिटेल में लेके जाता हूं आपको। ठीक है, अनस्पॉन्सर्ड को मैं थोड़ा डिटेल में लेके जा रहा हूं। ठीक है, कि एग्जिस्टिंग कोई इन्वेस्टर है, ठीक है, ध्यान दो, उसको लेना है एग्जिट, उसको एग्जिट लेना है। ठीक है, अब वो डायरेक्टली भी जा सकता है, अगर आपके शेयर्स लिस्टेड हैं तो वो तो इंडिया के स्टॉक मार्केट में बेच देगा। अगर आप अनलिस्टेड हो, वही बोल रहा हूं, अभी अनस्पॉन्सर्ड कब आते हैं ये भी आपको सोचना पड़ेगा कि अगर कोई पर्सन लिस्टेड कंपनी का शेयर होल्डर है तो वो ये सब फालतूगिरी करेगा क्यों, अनस्पॉन्सर्ड ये सब करके क्यों करेगा, क्या
एग्जिट ऑप्शन उसको इंडिया में अवेलेबल नहीं है। अरे इंडिया में अगर आप लिस्टेड हो तो एग्जिट ऑप्शन वैसे ही अवेलेबल होता है। अगर वो इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स हैं, अगर वो इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर है, लिस्टेड है लेकिन इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है, वहां आपको अभी कोई सेलर बायर मिल नहीं रहा, इलिक्विड है वो, तो भी आप कर सकते हो। ठीक है, ध्यान दो, एग्जिट ले रहा है वो, लिस्टेड है लेकिन इनफ्रीक्वेंट है, इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है, तो भी ये करना पड़ सकता है। या वो अनलिस्टेड है, ठीक है, तो उसको एग्जिट चाहिए पर उसको एग्जिट मिल नहीं रही, तो वो ये कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है, वो कस्टोडियन के पास जा रहा है, वो कह रहा है कि भैया ये मैं डिपॉजिट कर रहा हूं, कहो अपने फॉरेन ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक को कि वहां के फॉरेन इन्वेस्टर को इशू करे। ध्यान दो, फॉरेन इन्वेस्टर, कन्वर्जन नहीं हो रहा है, फंड रेजिंग हो रही है। फॉरेन इन्वेस्टर को इशू करो तो ये नए डिपॉजिटरी से इशू होंगे, उसको कहा जाएगा अनस्पॉन्सर्ड, और फिर फंड्स दिए जाएंगे और फिर ये फंड वापस इन्वेस्टर को दिए जाएंगे। तो बेसिकली ये सब क्यों कर रहा है वो, उसको एग्जिट चाहिए, उसको डिपॉजिटरी रिसीट में कन्वर्ट नहीं कराना है। जो मैंने थोड़ा गलती से बोल दिया वो मैं आपको क्लैरिफाई कर रहा हूं, ठीक है। तो उसको फंड्स चाहिए, वो कंपनी के पास गया पर कंपनी ने बोला नहीं हमारे थ्रू हम नहीं करेंगे, आपकी शेयर होल्डिंग उतनी ज्यादा नहीं, इतने से के लिए हम क्यों खर्चा करें, कोई बड़ा प्लेयर है, बड़ा शेयर होल्डर है, प्रमोटर ग्रुप का है तो हम करेंगे भी। कोई छोटे से शेयर्स आप होल्ड कर रहे हो, आप बोल रहे हो हमको एग्जिट चाहिए, हमारे लिए ये करो, तो कंपनी थोड़ी करेगी, कंपनी इवैल्यूएट करेगी ना उसको। तो अगर कंपनी के थ्रू आपको नहीं मिल रहा तो ये डायरेक्ट रास्ता दिया है, ठीक है, ये भी आपको समझना है। तो ऐसा होगा, नंबर 1 स्टेप क्या होगी, कस्टोडियन में जमा होगा, नंबर 2 कस्टोडियन एक्नॉलेजमेंट देगा, नंबर 3 रिसीट इशू होंगी, नंबर 4 पैसा इनको मिलेगा, नंबर 5 पैसा एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को मिल जाएगा। तो ये पूरा मैकेनिज्म होता है अनस्पॉन्सर्ड एडीआर जीडीआर, ठीक है। बना लो, चलो एक एक मैं दे देता हूं, बना भी लो, साथ साथ में बेसिक स्ट्रक्चर बना लो ताकि आपको समझ में भी आते जाए, ठीक है। बनाओ, दिख रहा है कंप्लीट। चलिए ठीक है, ये थोड़ा मैं जूम करके दे देता हूं ताकि आपको दिख जाए। ठीक है, दिख रहा है सब। चलिए अब ये भी ड्रॉ कर लो, अनस्पॉन्सर्ड। चलिए बढ़े आगे, आप पॉज करके आराम से लिखो, कोई घाई नहीं है, मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। तो ये अपना हो गया, द प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ सच डिपॉजिटरी रिसीट्स गो टू द होल्डर्स ऑफ द अंडरलाइंग सिक्योरिटी। जो वो चाहता था, ये सब किया ही क्यों उसने, क्योंकि उसको पैसे चाहिए थे, उसको एग्जिट चाहिए था, तो इसीलिए इसने वो किया था। तो लास्ट स्टेप क्या होगा कि पैसा डिपॉजिटरी जो उसको मिला फॉरेन इन्वेस्टर से, वो इंडिया के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मिल जाएगा। बेस्ड ऑन वेदर अ डिपॉजिटरी रिसीट इज ट्रेडेड in organized market or in over the trade counter market, depository receipt can be classified as listed or unlisted, ठीक है। वो फॉरेन कंट्री के लिए दिया गया है कि लिस्टेड या अनलिस्टेड भी वो हो सकता है, क्योंकि ये कंपनी के थ्रू नहीं हो रहा ना, कंपनी के थ्रू होता तो लिस्टिंग तो मैंडेटरी है, अरे पर एक कंपनी के थ्रू नहीं हो रहा, ये अनस्पॉन्सर्ड है, तो उसमें हो सकता है वो लिस्ट आप कराओ वॉलेंट्री या नहीं भी कराओ, तो वो लिस्टेड अनलिस्टेड हो सकता है, ठीक है।
फिर लिस्टेड है तो क्या मतलब है उसका, कि वो लिस्टेड डिपॉजिटरी से ट्रेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज फॉरेन के, एंड द अनलिस्टेड डिपॉजिटरी आर दोस which are intertraded between parties and where such deposit receipts are not listed on stock exchange. ठीक है, ओवर द ट्रेड काउंटर मतलब 1 to 1, जैसे आप नॉर्मल गुड्स कमोडिटीज नॉर्मली बेचते हो वैसे ओवर द काउंटर ट्रेड्स होते हैं अनलिस्टेड के केस में. ठीक है, तो ये पूरा एक कंसेप्ट हो गया. ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है.